नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025 जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 3 का अध्ययन करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि लौह प्रौद्योगिकी यानी आयरन टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व फर्स्ट मिलेनियम BCE में एशिया माइनर में हुई थी। यह तकनीकी प्रसार तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस प्रसार आधारित डिफ्यूजन बेस्ड एक केंद्रित सिद्धांत यूनिसेंट्रिक थ्योरी को चुनौती देते हुए कई विद्वानों ने बहु केंद्रित दृष्टिकोण मल्टीसेंट्रिक अप्रोच का समर्थन किया। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने लौह धातु की प्राचीनता एंटीक्विटी को पहचानने के लिए वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए और भारत भी इस कार्यक्रम से अछूता नहीं रहा। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और पहचानने के इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। विभिन्न पुरातात्विक जांचों से एकत्रित नमूनों के लिए प्राप्त वैज्ञानिक तिथियों साइंटिफिक डेट्स की श्रृंखला ने तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता को 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा है। इस संदर्भ में तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में मानी गई है। तमिलनाडु में हुई नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अब तक के माने गए समय से लगभग 2000 वर्ष पहले का समय दर्शाती है। यह खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग और धातु विज्ञान में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित कर सकती है। यह खोज तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले के सिवगलई स्थल पर हुई। एंटीक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु नामक रिपोर्ट लेखक के राजन और आर शिवानंथम में इसका उल्लेख है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई। रिपोर्ट में प्रस्तुत यह निष्कर्ष प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रमाणित है। यह खोज दर्शाती है कि 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग में अग्रणी क्षेत्र था। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान, मेडो ऑफ गोल्ड। यह श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक है। जहां अन्य तीनों स्थल वर्ष भर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं, वहीं सोनमर्ग में NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर रहता है। इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Z मोड परियोजना Z मोड प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया है। स्मरणीय तथ्य। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में Z मोड सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि Z मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के Z के आकार के उस सड़क खंड के नाम पर रखा गया था जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया। Z या फिर Z बोल सकते हैं इसको। Z मोड सुरंग जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इसे 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, एक 6.412 किलोमीटर लंबी एक समानांतर निकास सुरंग यानी कि पैरेलल एस्केप टनल और दोनों तरफ कुल 5.568 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क अप्रोच रोड शामिल है। यह 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग बाई डायरेक्शनल रोड टनल गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। समुद्र तल से लगभग 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। तो यही है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि किस किस के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगी। श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच। ये कहाँ किस जिले में है? गांदरबल जिले में है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8652 फीट। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना NPP के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA को सौंपा गया है। स्मरणीय तथ्य: 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। ज्ञातव्य है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट डेज और देख लेते हैं। 22 मार्च का हमें दिया ही हुआ है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। देखिए, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो सबसे पहला 22 मार्च को क्या आ गया? जल। जल है तो फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जैव विविधता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। देश में पहली बड़ी फर्स्ट मेजर केन संचालित नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के तहत छतरपुर जिला जो मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। गांव का नाम आपको याद रखना है, जिला याद रखना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन SPV की स्थापना की जाएगी। परिव्यय: केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। यह परियोजना जल की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, या इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जो कि इस परियोजना से लाभान्वित नहीं हो रहे। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। केन एवं बेतवा नदी। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी इंटरस्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित अहिरगवां गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। यह बांदा जिला उत्तर प्रदेश स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात, रानेह फॉल्स एवं केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश है, दोनों मध्य प्रदेश से इनका उद्गम है। बेतवा नदी पर राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक नवरत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की क्षमता 19 मेगावाट है। यह परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना में से एक है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। इस पार्क की कुल क्षमता 600 मेगावाट है। जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। वर्तमान में भारत एक असंतुलित लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का सामना कर रहा है, जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफ़ी अधिक निर्भरता है। भारत में समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी मात्र 2% है। स्मरणीय तथ्य: 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना है ताकि रेल और सड़क मार्गों पर बोझ को कम किया जा सके। जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 जो कि बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों जो कार्गो ओनर्स हैं उनके द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का भी प्रावधान है। इस परिप्रेक्ष्य में 15 दिसंबर 2024 को GRJT कोलकाता से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 एवं 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GRJT कोलकाता से MV-AAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को रवाना किया था। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य, दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज घोषित किया गया। यह गांव गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है। इस गांव को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। ठीक है, गुजरात का दूसरा सौर गांव है मोढेरा के पश्चात, लेकिन अगर बॉर्डर सोलर विलेज की बात होगी तो पहला है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार एवं उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी एडॉप्टेड किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इस तिथि में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। इस प्रकार यह अब तक अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान, लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान ना तो मुद्रित है यानी कि प्रिंटेड है, ना ही टंकित है, ना ही टाइप इसे किया गया है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। ठीक है, इसे कैलीग्राफ किया गया है। स्मरणीय तथ्य, 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। उल्लेखनीय है कि OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी, द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स अकेडमी की स्थापना की गई है। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने का एक प्रमुख केंद्र होगा। इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित कई खंड शामिल होंगे। इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्शों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया। यद्यपि इस संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की भरमार होगी, लेकिन फिर भी यह केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों का संग्रह नहीं होगा। इस संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह एवं और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंजुचिता B नायर, सेंटर फॉर म्यूजियम्स की प्रमुख द्वारा किया गया है। संविद
भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड। 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड, इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ। 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन, जो पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया। इस वर्ष संविधान दिवस का मुख्य विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। झारखंड की 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 5 जनवरी 2025 निर्धारित थी, जबकि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 26 नवंबर 2024 निर्धारित थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से इन दोनों राज्यों में नई विधानसभा के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की। स्मरणीय तथ्य। झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 81 है। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण फेज 1। इसमें कुल 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मतदान 13 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जबकि द्वितीय चरण फेज 2 में कुल 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। दोनों ही चरणों के चुनाव हेतु मतगणना 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुई। चुनाव परिणामों के अनुसार झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा सरकार को पुनः सत्ता में वापस आने में सफलता प्राप्त हुई। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गुट ने 2/3 बहुमत हासिल किया। राज्य में इंडिया गुट कुल 56 सीटें जीतने में सफल रहा। 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 प्रमुख दलवार परिणाम। दल का नाम है, प्राप्त सीटें हैं, मत प्रतिशत है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली 34 सीट, भारतीय जनता पार्टी 21, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, राष्ट्रीय जनता दल 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन 2 और अन्य को मिले 4। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 288 है। इनमें से 29 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जबकि मतगणना 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुई। चुनाव परिणाम के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी इसमें शामिल हैं, ने शानदार जीत दर्ज की। महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन मात्र 50 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यानी मराठी में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महत्वपूर्ण साबित हुई। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह का वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। साथ ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत अनंतराव पवार ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 इसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें, शिवसेना 57, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 41,
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार 10, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य हैं 10। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती यानी कि केमिकल फ्री फार्मिंग है, जो देशी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है और यह परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। किसानों को रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को प्रतिपादित किया है। स्मरणीय तथ्य। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई। इस योजना हेतु कुल परिव्यय यानी कि टोटल आउटले 2481 करोड़ रुपए निर्धारित है, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2025-26 तक होगा। अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस मिशन के तहत लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। स्मरणीय तथ्य हैं, 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन को विस्तारित कार्यक्षेत्र और 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 यानी कि AIM 2.0 निम्न तरीकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता कार्यतंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। पहला है इनपुट बढ़ाकर, अर्थात अधिक नव प्रवर्तकों, इनोवेटर्स एवं उद्यमियों को शामिल करके। दूसरा है सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करके, अर्थात अधिक स्टार्टअप्स को सफल होने में मदद करके। आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, अर्थात बेहतर नौकरियों, उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पन्न करके। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नए कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा, जो निम्नवत है। LIPI लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है संविधान में, उसमें नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी न बोलने वाले नव प्रवर्तकों, उद्यमियों एवं निवेशकों के सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना है। साथ ही क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र, वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। फ्रंटियर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पलेट्स को विकसित करने में सहायता करेंगी। इसके अतिरिक्त यह मिशन मानव पूंजी विकास कार्यक्रम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवरों, प्रबंधकों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। इसके तहत ऐसे 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे, यानी 5500 डीप टेक रिएक्टर। यह अनुसंधान आधारित डीप टेक स्टार्टअप्स के व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजिंग के तरीकों का परीक्षण करने हेतु एक शोध सैंडबॉक्स यानी कि रिसर्च सैंडबॉक्स तैयार करेगा। ध्यातव्य है कि डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। अपने परिवर्तनकारी स्वभाव के कारण डीप टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल
दो प्रमुख कार्यक्रमों यथा औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स का उद्देश्य आउटपुट नौकरियों, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं शुरू की हैं। यह सहायता छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में प्रदान की जाती है। उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना नामक एक छत्र योजना अम्ब्रेला स्कीम के तहत संचालित की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। स्मरणीय तथ्य है 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान की। यह एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हो। इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी जो परस्पर संगत और पूरी तरह से डिजिटल होगी। पात्रता संबंधी नियम। यह योजना NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संस्थानों का विवरण निम्नवत है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स में समग्र ओवरऑल, श्रेणी विशिष्ट, कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग्स में 101 से 200 तक रैंक प्राप्त करने वाले राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थान हैं। यानी कि ये वाले जो संस्थान हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सूची को नवीनतम NIRF इंडिया रैंकिंग्स का उपयोग करके प्रतिवर्ष अद्यतन यानी कि अपडेट किया जाएगा। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रदान किए जाने वाले लाभ। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। PM विद्या लक्ष्मी योजना PMUSP योजना की 2 घटक योजनाओं यथा CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के पूरक के रूप में होगी। उल्लेखनीय है कि PMUSP योजना के अंतर्गत CSIS और CGFSEL जैसी योजनाएं निम्न आय समूहों को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित थी, जबकि PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत दायरे में विस्तार करके मध्यम आय वर्ग के परिवारों को भी शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें। PM श्री पूर्ण नाम है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। कब शुरू हुई? 7 सितंबर 2022 को स्वीकृत की गई। संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य। कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष 2022 से 27। समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना वर्ष 2018 में लॉन्च हुई है। संशोधित समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों वर्ष 2021 से 22 से और 2025-26 तक के लिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है।
केंद्र प्रायोजित योजना है। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2022 से 27। निपुण भारत पूर्ण नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी 5 जुलाई 2021 को लॉन्च। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित। इस लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक प्राप्त करने की योजना है। नेक्स्ट है निष्ठा, पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट 21 अगस्त 2019 को ये लॉन्च की गई। 42 लाख प्रारंभिक शिक्षकों, एलिमेंट्री टीचर्स और स्कूल हेड्स के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निष्ठा ऑनलाइन 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निष्ठा 3.0 7 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना, भारत उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फॉस्फेटिक एवं पोटाश खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक यानी कि इम्पोर्टर भी है। उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोन्मेषी तरल नैनो उर्वरक लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स का विकास संभव हुआ। नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। स्मरणीय तथ्य, 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी किए गए। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन दीदी का ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया था। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1261 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों एक्सेसरीज की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 प्रमुख दलवार परिणाम। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, भारतीय जनता पार्टी 29, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 और अन्य 10। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अंतर विषयक अनुसंधान इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को संचालित करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों एप्लीकेशंस को विकसित करने और कृषि, स्वास्थ्य एवं सतत शहरों सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्र में प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इन उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साझेदारी करेंगी। स्मरणीय तथ्य 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। ये केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व उद्योग भागीदारी और स्टार्टअप्स के सहयोग से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT रोपड़ द्वारा किया जाएगा। सतत शहर क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT कानपुर द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए 990 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इन 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उद्योग प्रधान शीर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके सह अध्यक्ष श्रीधर वेम्बू जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक एवं CEO हैं। ये भारत का प्रथम व्यावहारिक AI डाटा बैंक 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले व्यावहारिक AI डेटा बैंक इंडिया फर्स्ट प्रैक्टिकल AI डेटा बैंक का शुभारंभ किया। यह AI डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण रियल टाइम एनालिटिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इस पहल का उद्देश्य शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डाटा सेट तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार को गति देना है। उल्लेखनीय है कि ये डाटा सेट स्केलेबल और समावेशी AI समाधानों के निर्माण हेतु आवश्यक है। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर भारत की समुद्री विरासत मैरीटाइम हेरिटेज बहुत समृद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4500 वर्ष पुराने हैं। भारत की समृद्ध विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर NHMC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास की परिकल्पना की है। NMHC प्राचीन काल से आधुनिक समय तक संपूर्ण भारत से प्राप्त विविध एवं समृद्ध कलाकृतियों आर्टिफैक्ट्स को संग्रहित तथा प्रदर्शित करेगा। साथ ही ये जनता को भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत के बारे में जागरूक और शिक्षित भी करेगा। स्मरणीय तथ्य 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है। लोथल किस लिए और इम्पोर्टेंट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत चरण 1A एवं 1B को EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में विकसित किया जा रहा है, जबकि चरण 2 का विकास भूमि उपपट्टे, सार्वजनिक निजी भागीदारी, लैंड सबलीजिंग और PPP के माध्यम से किया जाएगा। चरण 1A फेज 1A इस चरण में 6 दीर्घाओं गैलरीज सहित NMHC संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही इस चरण में भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के लिए समर्पित एक गैलरी का निर्माण भी किया जाएगा, जो देश की सबसे बड़ी दीर्घाओं में से एक होगी। इस गैलरी में INS निशंक, सी हैरियर युद्धक विमान और एक UH-3 हेलीकॉप्टर सहित बाह्य नौसैन्य कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस चरण में प्राचीन लोथल नगर का एक प्रतिकृति मॉडल यानी कि रेप्लिका मॉडल भी शामिल होगा। इस चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। चरण 1B फेज 1B इस चरण में NMHC संग्रहालय में 8 और दीर्घाओं को जोड़कर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस चरण में एक लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा संग्रहालय होगा। चरण 2 फेज 2 इस चरण में NMHC को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से तटीय राज्यों के मंडप कोस्टल स्टेट्स पेविलियंस का निर्माण किया जाएगा। इन मंडपों का निर्माण संबंधित तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा।
एनएमएचसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारतीय पत्तन संघ इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। लोथल। लोथल शब्द गुजराती शब्दों लोथ और थल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। यह 2400 ईसा पूर्व का एक प्राचीन नगर है। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। केंद्र सरकार ने युवाओं को अधिक रोजगार योग्य, एम्प्लॉयबल और आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के माध्यम से भारत को विश्व की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है। इसी परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 संस्थानों यथा मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अपने दौरे के दौरान उससे प्रेरणा लेते हुए सर्वप्रथम देश में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया था। स्मरणीय तथ्य: 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया। इस संस्थान को सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित किया गया है। इस संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा आईआईएस, टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारत कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना मुंबई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान एनएसटीआई के अंतर्गत 4.17 एकड़ के विशाल क्षेत्र में की गई है। इस संस्थान का लक्ष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल वर्कफोर्स को तैयार करना है, जिसे उद्योगों में कार्य हेतु तैनात किया जा सके। यह संस्थान चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशलों एवं दक्षताओं में प्रतिवर्ष 5000 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और भारतीय कौशल संस्थान अहमदाबाद को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा टाटा समूह के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया है, जबकि भारतीय कौशल संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर द्वारा मार्गदर्शित मेंटोर्ड है। ज्ञातव्य है कि युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने और उन्हें उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में आईआईटी कानपुर और भारतीय कौशल संस्थान कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। इस एमओयू के तहत आईआईटी कानपुर अगले 5 वर्षों तक भारतीय कौशल संस्थान कानपुर का मार्गदर्शन करेगा। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और उसका सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के माध्यम से केंद्र सरकार इन भाषाओं के प्राचीन इतिहास, विशाल साहित्यिक परंपराओं और राष्ट्र की सांस्कृतिक संरचना में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करती है। स्मरणीय तथ्य: 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है। कौन सी हैं ये भाषाएं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ध्यान रखना है आपको ये। इन भाषाओं से मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य हैं महाराष्ट्र मराठी से, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पाली और प्राकृत, पश्चिम बंगाल बांग्ला और असम असमिया। मराठी भाषा। मराठी एक भारतीय आर्यन, इंडो आर्यन भाषा है जो व्यापक रूप से महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख इंस्क्रिप्शन लगभग 2200 वर्ष पुराना है, जो नाणे घाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहां महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया था। पाली भाषा या पाली लैंग्वेज शब्द आधुनिक काल में गढ़ा गया है। इस भाषा की सटीक उत्पत्ति विद्वानों के मध्य एक बहस का विषय रही है। 6वीं या 7वीं शताब्दी एक पाली के रूप में ज्ञात किसी भी विशिष्ट भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। पाली भाषा के आरंभिक संदर्भ बौद्ध विज्ञान बुद्ध घोष की टिप्पणियों में मिलते हैं। प्राकृत भाषा। प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में के एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यह भाषा भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री आदिशंकराचार्य जी की एक उक्ति है, वाचः प्राकृत संस्कृतौ श्रुति गिरो। इस उक्ति का अर्थ है कि प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संवाहिकाएं हैं। आचार्य पाणिनि, चंड,
वररुचि, समंतभद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविद मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अपने उपदेश इसी भाषा में प्रदान किए। असमिया भाषा। असम की आधिकारिक भाषा असमिया की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ऐसा माना जाता है कि असमिया भाषा का विकास 7वीं सदी में हुआ था। असमिया भाषा का सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख कथा गुरु चरित नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। बांग्ला भाषा जातिवादी रूप से बांग्ला इंडो आर्यन भाषाओं से उत्पन्न हुई है। बांग्ला असमिया और ओडिया के साथ साथ मागधी, मैथिली और भोजपुरी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक भाषाई समूह लिंग्विस्टिक ग्रुप का निर्माण करती है। 11 शास्त्रीय भाषाएं। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे पूर्व 6 भारतीय भाषाओं यथा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इस प्रकार देश में अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो सारी जो शास्त्रीय भाषाएं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इनमें से कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं या कौन सी नहीं है। क्रूज भारत मिशन। क्रूज पर्यटन, क्रूज टूरिज्म एक प्रकृति आधारित पर्यटन क्षेत्र, नेचर बेस्ड टूरिज्म सेगमेंट है जो किसी देश को अपने समुद्रों, नदियों और नहरों का उपयोग करके क्रूज सेवाएं प्रदान करने का अवसर देता है। स्मरणीय तथ्य: 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। श्री सोनोवाल ने क्रूज पोत एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2029 तक क्रूज यात्री यातायात, क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को दोगुना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन के चरण: क्रूज भारत मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से आरंभ होकर 31 मार्च 2029 तक संचालित होगा। इस मिशन के चरण 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत अध्ययन संचालित करने, मास्टर प्लानिंग करने और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज गठबंधन, क्रूज अलायंस बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही क्रूज सर्किट की क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। चरण 2 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027 के तहत नए क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चरण 3 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत किया जाएगा। 3 प्रमुख खंड। क्रूज भारत मिशन 3 प्रमुख क्रूज खंडों को लक्षित करता है जो निम्नवत है: महासागर और हार्बर क्रूज, नदी और अंतर्देशीय क्रूज और द्वीप क्रूज। इस मिशन के तहत निम्न कार्यों को भी संचालित किया जाएगा: राष्ट्रीय क्रूज अवसंरचना मास्टर प्लान 2047, नेशनल क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान 2047 का निर्माण, भारतीय पत्तन संघ इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत एक क्रूज केंद्रित विशेष प्रयोजन वाहन SPV की स्थापना करना, क्रूज विकास निधि क्रूज डेवलपमेंट फंड की स्थापना करना, क्रूज इंडिया समिट जैसे आयोजनों की मेजबानी करना, राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति को लॉन्च करना। शहरी शासन सूचकांक 2024। सर्वप्रथम वर्ष 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया शहरी शासन सूचकांक यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है। लॉन्च किए जाने के बाद से ही इस सूचकांक ने सरकार से लेकर शहरी सरकारों के स्तर तक शहरी शासन सुधारों पर व्यापक चर्चाओं को प्रेरित किया है, जिससे भारतीय शहरों में कई बुनियादी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्मरणीय तथ्य: 26 सितंबर 2024 को प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 लॉन्च किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में समग्र रूप से 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का औसत स्कोर 39.70 10 में से है। शहरी शासन सूचकांक 2024 शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे तो पहले पे है केरल, फिर ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 100 में से इनके स्कोर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 59.31 केरल, फिर 55.10 ओडिशा, महाराष्ट्र 52.40, छत्तीसगढ़ 51.31 और मध्य प्रदेश 50.83। शहरी शासन सूचकांक 2024 में बिहार 41.12 स्कोर रहा को 15वां और उत्तर प्रदेश 40.70 के साथ 16वें स्थान पर रहा।
अब इसमें अंतिम 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 31वें पे है नागालैंड, फिर 30 पे है मणिपुर, 29 पे मेघालय, 28 पे चंडीगढ़ और 27 पे पंजाब। शहरी शासन सूचकांक 2024 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की रैंक। सशक्त शहर निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना में रैंक है 13, सशक्त शहर प्रशासन में रैंक 24, सशक्त नागरिक में 24, राजकोषीय सशक्तिकरण में 6 रैंक है, यानी कि 6th भारत का 13वां महापत्तन। भारत सरकार द्वारा द्वीपीय विकास कार्यक्रम आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ चुनिंदा द्वीपों का समग्र विकास करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है, द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, इसका चयन 4 प्रमुख परियोजनाओं नामतः पत्तन, हवाई अड्डा, टाउनशिप और ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए किया गया है। तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार। किसके लिए इसका चयन किया गया है, तो पत्तन, हवाई अड्डा, टाउनशिप, ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए। गलाथिया की खाड़ी, गलाथिया बे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत सरकार ने गलाथिया की खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाना है, जिससे भारत के समुद्री व्यापार में वृद्धि होगी। स्मरणीय तथ्य, 4 सितंबर 2024 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गलाथिया की खाड़ी पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन, मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया है। यह भारत का 13वां महापत्तन यानी कि मेजर पोर्ट है। गलाथिया की खाड़ी पत्तन पूर्व पश्चिम विश्व शिपिंग कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण गेटवे और ट्रांसशिप्ड कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। गलाथिया की खाड़ी पत्तन की रणनीतिक स्थिति भारत के एक्जिम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व्यापार को बढ़ावा देगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर स्थित है। भारत के 13 महापत्तन यानी कि मेजर पोर्ट्स। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता, हल्दिया सहित। दूसरा पारादीप पत्तन, उड़ीसा। विशाखापत्तनम पत्तन, आंध्र प्रदेश। कामराजर पत्तन, तमिलनाडु। चेन्नई पत्तन, तमिलनाडु। VO चिदम्बरनार पत्तन, तुतुकुड़ी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए 3 है। दीनदयाल पत्तन, कच्छ, गुजरात। मुंबई पत्तन, महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, महाराष्ट्र। मुरगांव पत्तन, गोवा। नवमंगलूर पत्तन, कर्नाटक। कोचीन पत्तन, कोची, केरल। गलाथिया की खाड़ी पत्तन, ग्रेट निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि अभी इसको डिक्लेयर किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों साइमल्टेनियस इलेक्शंस से तात्पर्य है कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। इसे एक देश एक चुनाव ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देश में वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे। इसके पश्चात ये चक्र टूट गया और अब निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक धन व्यय तो होता ही है, साथ ही आदर्श आचार संहिता आदि के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्यों में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। स्मरणीय तथ्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। समकालिक चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 को अंतःस्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित करने हेतु एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधनों के पक्ष में हों। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बन सकेगा। द्वितीय चरण के प्रस्तावों यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनावों के 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन करवाना होगा। ONOE उच्च स्तरीय समिति 8 सदस्यीय होगी। गठन 2 सितंबर 2023 को। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। सदस्य पहला एक केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह जी, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष C कश्यप जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी, संजय कोठारी जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्जुन राम मेघवाल जी, विशेष आमंत्रित सदस्य। सचिव डॉक्टर नितेंद्र चंद्र जी, सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई थी। PM आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम PM आशा को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। तो ध्यान रखना है कि जो PM आशा है वो किससे संबंधित है? किसानों से। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करने पर आधारित है। कई बार क्या होता है कि जैसे अब PM आशा दे दिया तो इसमें फुल फॉर्म नहीं है तो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इनको, स्पेसिफिकली फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकें कि ये जो योजना है किससे संबंधित है। स्मरणीय तथ्य 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जनजातीय समुदायों ट्राइबल कम्युनिटीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। स्मरणीय तथ्य 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान हेतु कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा सेंट्रल शेयर 56,333 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपए होगा। इस अभियान में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों वाले 549 जिले और 2,740 ब्लॉक शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। बायो राइड योजना को मंजूरी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 चौथा संस्करण का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। स्मरणीय तथ्य 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बायो राइड का पूर्ण रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास।
बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं यथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास I&ED का विलय किया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। बायोराइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। बायो E3 नीति को मंजूरी। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो E3 है आपके इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। स्मरणीय तथ्य। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जा रहा है। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी यानी इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिशन मौसम। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। स्मरणीय तथ्य। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे: भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे में है ये। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NSMRDWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्थान कहाँ है। अब ये न्यूज़ में है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, या वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये संस्थान कहाँ पर है। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्मरणीय तथ्य। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर
ठीक है, तो यहाँ श्रेणी देखेंगे। पहली श्रेणी 1 में पहले पर है सूरत, दूसरे पर जबलपुर और तीसरे पर आगरा। सूरत गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश। श्रेणी 2 की बात करेंगे तो पहले पर है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है अमरावती महाराष्ट्र, तीसरे पर है झांसी उत्तर प्रदेश। श्रेणी 3 की बात करेंगे तो पहले पर है रायबरेली उत्तर प्रदेश, दूसरे पर नलगोंडा ये तेलंगाना में है और तीसरे पर नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति। श्रेणी 1 में आगरा रैंक है 3, लखनऊ है 4, कानपुर है 5, वाराणसी 9, गाजियाबाद 18, प्रयागराज 20 और मेरठ 25। जिसमें आगरा की बात करेंगे तो इसका स्कोर है 191 और लखनऊ का भी ज़्यादा कम नहीं है इससे, इसका है 189। श्रेणी 2 की बात करेंगे तो फिरोजाबाद नंबर 1 पर, झांसी 3, गोरखपुर 4, नोएडा 6, मुरादाबाद 11 और बरेली 17 पे। श्रेणी 3 में रायबरेली 1, तो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में उत्तर प्रदेश के शहर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनपरा 13, खुर्जा 16 और गजरौला 18। 23वां विधि आयोग। भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन एक गैर सांविधिक निकाय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा जारी एक अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। स्मरणीय तथ्य: 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल किए गए हैं: 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित, सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में और 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं तो वो 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखना है। 16 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त श्री दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही 22वें विधि आयोग के पूर्व सदस्य श्री DP वर्मा तथा अधिवक्ता श्री हितेश जैन को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। डिजिटल कृषि मिशन। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित कवर किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन अपडेट करना है। स्मरणीय तथ्य: 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय 2,817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा सेंट्रल शेयर 1,940 करोड़ रुपए है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच, सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक समेकित डेटाबेस का निर्माण करना है। इससे कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना, अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों, फाउंडेशनल पिलर्स पर निर्मित है: एग्री स्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली,
कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग को भी शामिल किया है। एग्रीस्टैक, किसान की पहचान। इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज़ गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्रीस्टैक में निम्न 3 प्रमुख घटक शामिल हैं: किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांवों के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री। एग्रीस्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। किसान आईडीज के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं: उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र बीड, हरियाणा यमुनानगर, पंजाब फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु विरुधुनगर। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली, कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग। इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब देखिए, यहीं से पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। 124। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हीरालाल जे कानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष यानी कि डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्मरणीय तथ्य। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र का स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त सर्कल द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है। इस श्लोक का अर्थ है, जहां धर्म है वहां जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगी। न्याय की देवी की नई प्रतिमा। 17 अक्टूबर 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया। यह नई प्रतिमा पारंपरिक औपनिवेशिक प्रतीकों से हटकर भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह प्रतिमा उच्चतम न्यायालय के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। उल्लेखनीय है कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जबकि इसके पहले स्थापित पुरानी प्रतिमा को पश्चिमी शैली के गाउन वेस्टर्न रोब में प्रदर्शित किया गया था। साड़ी में न्याय की देवी को प्रस्तुत करना भारतीय न्यायपालिका के औपनिवेशिक प्रभाव से दूर होने और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने का संकेत है। जहां पुरानी प्रतिमा को बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा के बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, न कि केवल दंड देने और शक्ति प्रदर्शन पर। जहां पुरानी प्रतिमा को आंखों पर पट्टी के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं है। यह परिवर्तन इस विचार को उजागर करता है कि न्याय सभी को समान रूप से देखता है और दृष्टिहीन नहीं है। इन परिवर्तनों के बावजूद नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू अभी भी विद्यमान है, जो न्याय की निष्पक्षता और संतुलन का मुख्य प्रतीक है। वाढवण पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में भारत में कुल 13 महापत्तन मेजर पोर्ट्स अधिसूचित हैं, जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। स्मरणीय तथ्य। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाढवण पत्तन का शिलान्यास किया।
यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर के निकट स्थित होगा। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि VPPL JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% एवं 26% है। वाढवण पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों यानी कि 4 फेजेस में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। स्मरणीय तथ्य: 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित प्लान किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई थी। हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दिघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपपर्थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। एकीकृत पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण के साथ एक नई एकीकृत पेंशन योजना UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान की। इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना यथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास UPS पर स्विच करने का एक मुश्त विकल्प वन टाइम ऑप्शन होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS के ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र इसमें पहला राज्य बना है UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला। स्मरणीय तथ्य: 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी प्रदान की। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। सुनिश्चित पेंशन: कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन एवरेज बेसिक पे के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाली कर्मचारी ही UPS के तहत पेंशन के प्राप्त पात्र होंगे, यानी कम से कम 10 साल की आपको सेवा देनी होगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन अश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देती है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट के लिए भी पात्र होंगे। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। एनपीएस वात्सल्य, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों माइनर्स के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ। स्मरणीय तथ्य, 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग्स 2024 को जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इंडिया रैंकिंग्स का 9वां संस्करण है। इसमें निम्न 8 श्रेणियों कैटेगरीज के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई। पहला है समग्र ओवरऑल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज, अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नवाचार इनोवेशन राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी। 3 नई श्रेणियां यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग्स में शामिल की गई। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इंडिया रैंकिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें नई शामिल हुई 2024 में, कौन सी नई श्रेणियाँ शामिल हुई। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषयों सब्जेक्ट डोमेन्स के अंतर्गत भी संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 6वें वर्ष 2019 से 2024 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभियांत्रिकी विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष 2016 से 24 प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 4थे वर्ष 2021 से 24 शीर्ष स्थान पर है। इंडिया रैंकिंग्स 2024 शीर्ष 5 संस्थान समग्र श्रेणी के देख लेते हैं। तो IIT मद्रास पहले नंबर पर है, चेन्नई में भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे नंबर, बेंगलुरु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे मुंबई, IIT दिल्ली में है चौथे स्थान पर, IIT कानपुर 5वें स्थान पर। इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति समग्र श्रेणी में, अभी समग्र श्रेणी की ही बात चल रही है। तो 5वें नंबर पर आया IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है 11वें नंबर पर, वाराणसी 16वें नंबर पर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 30वें नंबर पर है, IIT BHU वाराणसी में 30वें पर है ये। 49 पर है MIT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। 58 पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। 88 पर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और 95 पर है शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। इंडिया रैंकिंग्स 2024 में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान देख लेते हैं। श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नवाचार श्रेणी में है IIT बॉम्बे। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली।
कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसका पूर्ण नाम था सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र में। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु। इंडिया रैंकिंग्स 2024। अब विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान, तो विषय है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, प्रबंधन IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई, तमिलनाडु। विधि यानी कि लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में IIT रुड़की, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य SDGs को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। स्मरणीय तथ्य, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 2023-24 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस, 17 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों, इंडिकेटर्स पर आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र SDG स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी एस्पायरेंट 0 से 49 अंक, प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर 50 से 64 अंक, अग्रणी फ्रंट रनर 65 से 99 और लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर 100 अंक। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2023-24 के मध्य देश में SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और SDG 13 जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। SDG इंडिया इंडेक्स वर्ष 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित हैं। SDG इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये कंबाइंड है वर्ष 2018 एवं 2023-24 के मध्य। तो पहले पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर 5वें पर है हरियाणा। इनके स्कोर में वृद्धि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 25, जम्मू और कश्मीर 21, उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा 17। तो वर्ष 2018 से जो वृद्धि हुई है 23-24 में इतने स्कोर्स की वृद्धि हुई है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड प्रत्येक का स्कोर 79 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ स्कोर 77 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 शीर्ष राज्य, पहले पर है केरल और उत्तराखंड, फिर दूसरा नहीं आया, फिर तीसरा स्थान है तमिलनाडु, चौथे पर है गोवा, हिमाचल प्रदेश। अब दो जहाँ पर भी 2 राज्य आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो रैंक है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले पर 2 गए, केरल उत्तराखंड 79 उनका स्कोर है, तमिलनाडु का 78 है, गोवा हिमाचल प्रदेश का 77 है। फिर 6वें पर है सिक्किम पंजाब 76, कर्नाटक 75, गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ 74, 9वें स्थान पर। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 अब अंतिम 6 रैंक की बात करेंगे तो इसमें 28 पर है बिहार, 27 पर झारखंड, 25 नागालैंड, 23 अरुणाचल प्रदेश, 22 उड़ीसा और 18 पर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये चारों एक साथ है, इसलिए बाकी की आगे की रैंक जो है वो 19, 20, 21 वो हटा दी गई, मतलब सीधे 22 पर पहुंच गए। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, केंद्र शासित प्रदेश और स्कोर, पहले पर है चंडीगढ़ 77, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 74, फिर तीसरा हट गया, चौथे पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली 70, फिर उसके बाद छठी आ गई रैंक लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली एवं दमन द्वीप
66 और 6वीं के बाद फिर 7वीं चली गई क्योंकि यहाँ पर भी 2 हो गए। तो लद्दाख 8वें पर है 65 अंकों के साथ। राज्यों का प्रदर्शन, अब आकांक्षी यानी एस्पायरेंट की बात करेंगे तो इसमें कोई भी नहीं है, यानी 0 से लेकर 49 स्कोर किसी का नहीं है। अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर की बात करेंगे 50 से 64, तो इसमें आते हैं नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार, जो कि वैसे राज्य देखेंगे तो फिर वो नीचे लेवल पर हैं। अग्रणी फ्रंट रनर की बात करें 65 से 99, तो इसमें है आपके केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर यानी 100, तो ये भी कोई नहीं है। तो बीच वाले हैं, ना सबसे कम वाला है ना सबसे ज़्यादा वाला है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की बात करेंगे तो इसमें भी आकांक्षी में कोई नहीं है, इसके अच्छे प्रदर्शन में भी कोई नहीं है, अचीवर में कोई है ही नहीं। तो इसमें सारे के सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी में है। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब देखेंगे एसडीजी लक्ष्य और शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से आपको ये भी पता चलता रहेगा लक्ष्य पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरीके से। तो लक्ष्य 1 है हमारा गरीबी उन्मूलन। इसमें शीर्ष राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव। लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति, केरल और पुडुचेरी। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुजरात और दिल्ली। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो इसमें है केरल और दिल्ली। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, इसमें है नागालैंड और लक्षद्वीप। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्ष्य 7 है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें आपके काफ़ी सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी। लक्ष्य 8 है सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, गोवा, पुडुचेरी। लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी, गोवा और पुडुचेरी। लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, इसमें त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव। लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, इसमें है गुजरात और लद्दाख। यहाँ हमारा ये राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो जाता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 3 नवंबर 2024 निर्धारित थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के तहत प्रदत्त पदाधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा में 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित कराने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर 2023 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए चुनाव कराने का भी निर्णय लिया था। भारत निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को एक प्रेस नोट के माध्यम से जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की तिथियों की स्मरणीय तथ्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक चरण में 5 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 67.9% मतदान दर्ज किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई थी। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गठन के बाद से यह पहला अवसर है जब कोई दल राज्य में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार बनाने में सफल हुआ। ज्ञातव्य है कि बीजेपी हरियाणा में विगत 10 वर्षों से सत्तारूढ़ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
इसके पूर्व 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 दलवार परिणाम देखें तो दल का नाम भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें प्राप्त की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37, इंडियन नेशनल लोकदल 2, निर्दलीय 3, कुल 90 सीटें हो गई हैं। 17 अक्टूबर 2024 को पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित एक समारोह में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में श्री सैनी लाडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा के गठन के लिए 3 चरणों में चुनाव आयोजित करने की घोषणा की गई। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान निम्न तिथियों पर संपन्न हुआ। प्रथम चरण में 18 सितंबर 2024 24 सीटों के लिए, द्वितीय चरण में 25 सितंबर 2024 26 सीटों के लिए और तृतीय चरण 1 अक्टूबर 2024 40 सीटों हेतु। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन होने के बाद से जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला विधानसभा चुनाव था। वर्ष 2024 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से मतदान करने की सुविधा शुरू की गई। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। यही चीज़ हरियाणा में भी हुई है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में धड़कई गांव के 1005 मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ज्ञातव्य है कि सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की अधिकता के कारण धड़कई को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया क्या हो गया? धड़कई। सभी चरणों में कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर 63.88% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। इन चुनावों में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के गठबंधन ने कुल 90 सीटों में से 49 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया। 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में आयोजित समारोह में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उमर अब्दुल्ला 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।